हेलो, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए भाई। क्लास को शेयर कर दो भाई, शेयर करो, क्लास को शेयर करो। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का सबसे प्यारा सा दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग पढ़ेंगे भाई? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। देखो कि अपना चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, तो चित्तौड़गढ़ नाम से ही आप समझ गए होंगे कि यह दुर्ग चित्तौड़गढ़ में स्थित है। पहला फैक्ट आपके क्लियर हो गया कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चित्तौड़गढ़ में स्थित है। निर्माण की बात करें तो 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। किसका? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा 7वीं शताब्दी में करवाया था। समझ गए? उसके बाद बात करें कि ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरि दुर्ग में बताऊं कि देखो भाई, ये तो क्या बना हुआ है, पहाड़। थोड़ा कलर चेंज कर लेते भाई, और भी कलर चेंज कर लिया। ये पहाड़ बना हुआ है, इस पहाड़ के ऊपर एक ही प्यारा सा अपना दुर्ग बना हुआ है। पहाड़ के ऊपर क्या बना है? ये दुर्ग। वह दुर्ग जो पहाड़ी पर निर्मित हो उसको हम क्या कहते हैं भाई? गिरि दुर्ग। और वह दुर्ग जो जिसके चारों तरफ पानी हो उसको क्या कहते हैं? जल दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों तरफ वन हो उसको क्या कहते हैं? वन दुर्ग। और पारिख दुर्ग, जिस दुर्ग के चारों ओर बड़ी गहरी गहरी ऐसे गहरी गहरी खाई, उसको हम क्या कहते हैं? पारिखा दुर्ग। और धानवन दुर्ग उसे कहते हैं, वह दुर्ग जो समतल जमीन पर निर्मित हो उसको हम क्या कहते हैं? धानवन दुर्ग। जैसे अपने जैसलमेर का सोनारगढ़ का किला, उसको हम धानवन दुर्ग भी बोल सकते हैं। आगे बात करेंगे कि इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, कि अन्य क्या क्या विशेषता इस दुर्ग की। तो देखो कि इस दुर्ग को एक तो कहते हैं अपने राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव कहते हैं। और राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार भी किसको कहते हैं? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को कहते हैं। अब देखो अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि अपना उद्देश्य सिर्फ क्लास लेना नहीं है, बल्कि आराम से पढ़ते हुए संपूर्ण चीज़ों को क्लियर करना ही हमारा उद्देश्य है। आप साथ साथ में लिखते हुए जाइए, नोट्स बनाते जाइए। एक बात मेरे दोस्तों आप याद रखो कि इस क्लास में मैं जितना आपको कंटेंट लिखा रहा हूँ, यदि उतना कंटेंट आप यदि अपनी कॉपी में लिख लोगे और अच्छे से नोट्स बना लोगे ना, तो भी आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा राजस्थान में, उसमें एक भी क्वेश्चन समथिंग बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, कम से कम मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इतना भी याद कर लोगे ना, तो भी आपका अच्छे से काम हो जाएगा। यानी कि 100 में से मानना कि आपके 90 क्वेश्चन तो इस क्लास से आपके आ जाएंगे। और बाकी तो आप चाहो तो कोई किताबों का सहारा लेके उसके साथ में आप एड ऑन कर सकते हो। पहले मेन टारगेट रखना है कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वो मैटर आपकी एक चीज़ है ना, आपको याद होने चाहिए और आपकी कॉपी में लिखी हुई होनी चाहिए, तो ही काम की है। सिर्फ क्लास देखने से कुछ नहीं होगा। क्लास को देखो, समझो और साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ। यदि मेरी स्पीड ज़्यादा है तो आप कमेंट करके बता देना कि सर आप थोड़ा जल्दी से पढ़ा रहे हो, इसलिए हम साथ में लिख नहीं पा रहे हैं, तो भी मुझे आप बता देना। लेकिन नोट्स ज़रूर बनाना, नोट्स ज़रूर बनाना। ठीक है, आज कौन कौन नोट्स बनाएगा मैं देखता हूँ, और नीचे आप कमेंट करके भी बता देना कि सर हाँ मैंने नोट्स बनाया है और मैं आपकी कंटिन्यू क्लास को देख रही हूँ। ठीक है, अब देखो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अन्य नाम की बात करें तो एक तो चित्रकूट दुर्ग राजस्थान का गौरव कहते हैं, और राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार कहते हैं, और दुर्गों का सिरमौर कहते हैं। दुर्गों का सिरमौर ने कि राजस्थान का सबसे मुख्य दुर्ग कौन सा है? वो है अपना चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। समझ गए ना? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य द्वारा गिरि दुर्ग श्रेणी में आता है। राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं। चित्रकूट दुर्ग दुर्गों का सिरमौर कहते हैं। अब देखो कि इस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया का संबंध किस दुर्ग से है? तो अब क्या बताओगे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यानी गढ़ तो चित्तौड़गढ़, यानी कि गढ़ तो सिर्फ चित्तौड़गढ़ ही है, बाकी तो बस ऐसे ही छोटे मोटे दुर्ग है भाई। मेन तो अपना यही है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, यानी कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया। ये प्रचलित कहावत है जो
चित्तौड़गढ़ के दुर्ग से संबंधित है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो भाई, आगे बात करें कि यह दुर्ग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है। कौन सा दुर्ग भाई? वो चित्तौड़गढ़ को किलो है नहीं, वो दिलो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि सब मोटो किलो है। याद होगोगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा भाई? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ठीक है, इतने याद होंगे। अब देखो, इस दुर्ग में 3 प्रकार के साके हुए थे। कितने भाई? 3 प्रकार के साके हुए थे, या फिर 3 साके हुए थे। प्रथम साके की बात करें तो प्रथम साका हुआ था 1303 में। इस साके में क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पे क्या किया था? आक्रमण। तब मेवाड़ का शासक कौन था? रतन सिंह। और रतन सिंह की रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। तो चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका कब हुआ था? 1303 में। आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, और यहाँ का शासक था रतन सिंह, और रतन सिंह की रानी पद्मिनी द्वारा इस प्रथम साके में जौहर किया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही इस दुर्ग पे अधिकार कर इस दुर्ग का नाम बदल कर क्या रखा था? खिजराबाद। तो खिजराबाद किसका नाम था भाई? चित्तौड़गढ़ के किले का। खिजराबाद नाम किसने रखा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर प्रथम बार आक्रमण कब किया गया था? 1303 में। जब आक्रमण किया गया था तब मेवाड़ का राजा कौन था भाई? रतन सिंह। रतन सिंह की रानी का नाम क्या था? पद्मिनी। पद्मिनी ने इस दुर्ग में जौहर किया था जब आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है ना? तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि चित्तौड़ का नाम खिजराबाद चित्तौड़ के किस साके में हुआ? तब आप क्या बताओगे? चित्तौड़ के प्रथम साके में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 में इस दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा गया। अब बात करेंगे कि चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका। चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ था 1534-35 में। चित्तौड़गढ़ दूसरे साके में क्या हुआ कि इस साके में आक्रमण की बात करें तो गुजरात के बहादुर शाह ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था, और विक्रमादित्य की रानी कर्मावती ने जौहर किया था। विक्रमादित्य की रानी का नाम क्या था? कर्मावती ने जब गुजरात के बाज बहादुर शाह द्वारा आक्रमण किया गया था 1534-35 में, तो कर्मावती द्वारा इस दुर्ग में जौहर किया गया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? एक बार बस बता देता हूँ कि चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ था भाई? तो चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था 1303 में। आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, और अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था तब चित्तौड़ का शासक कौन था भाई? रतन सिंह। रतन सिंह की रानी का नाम क्या था? पद्मिनी था। क्या था भाई? पद्मिनी। और पद्मिनी ने किया गया था जौहर। तो चित्तौड़ का पहला साका 1303 में रतन सिंह के समय हुआ था, और रतन सिंह की रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, और अलाउद्दीन खिलजी ने ही उसके बाद में इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम क्या कर दिया गया था? खिजराबाद। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, और दूसरा साका 1534 और 35 में हुआ था। कौन सा? चित्तौड़ का दूसरा साका 1534-35 में हुआ था, और इस साके के समय मेवाड़ का महाराजा कौन था? विक्रमादित्य। या फिर मेवाड़ का महाराणा कौन था? विक्रमादित्य। आक्रमण किसने किया था भाई? बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। हालांकि कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी कि मेरी रक्षा करो भाई बनाने के, लेकिन हुमायूं ने उनकी राखी को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके बाद में बहादुर शाह ने यहाँ पर आक्रमण कर लिया गया था। तो ये हो गया चित्तौड़ का, ये तो पहला साका, और ये दूसरा साका। पहला 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, रतन सिंह यहाँ का शासक था, और पद्मिनी ने जौहर किया था। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। दूसरा 1534-35 में और ये राजा था विक्रमादित्य, और महारानी का नाम था कर्मावती ने जौहर किया था, और गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। ये 2 साके हो गए क्लियर, और उम्मीद करता हूँ मैंने एक नहीं 5-5 बार आपको बोल बोल के बता दिया था, तो याद भी होंगे। ठीक है, और ये आ गया अपना तीसरा साका। चित्तौड़ का तीसरा साका भाई कब हुआ था? 1567 और 68 में। किसके समय? उदय सिंह के समय हुआ था भाई। किसके समय हुआ था? उदय सिंह के समय।
आक्रमण अकबर द्वारा किया गया था। ठीक है, चित्तौड़ का तीसरा साका 1567-68 में हुआ था। उदय सिंह वहाँ का शासक था और मुगल बादशाह अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था। अब देखो भाई, पहला हुआ था 1303 में। ठीक है, 1303 में हुआ था। दूसरा की बात करें तो 1534-35। यहाँ कौन था? विक्रमादित्य था। पहले में कौन था भाई? रतन सिंह और पद्मिनी। दूसरा विक्रमादित्य और कर्मावती। इसमें आक्रमण किया था। दूसरे में गुजरात के बहादुर शाह ने, और प्रथम पर किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जब अलाउद्दीन खिलजी ने किया था तब चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा था भाई? खिजराबाद रखा था। क्या रखा था भाई? खिजराबाद। और दूसरा 1534 में विक्रमादित्य के समय होता। विक्रमादित्य की रानी कर्मावती ने जोहर किया था, जहाँ पर आक्रमण किया था बहादुर शाह द्वारा। और कर्मावती द्वारा इस आक्रमण से ठीक पहले हुमायूं को राखी भेजी थी कि आप हमारा हेल्प कीजिए, लेकिन हुमायूं ने इनकी राखी को एक्सेप्ट नहीं किया और न इनकी तरफ कोई ध्यान दिया। और चित्तौड़ का तीसरा साका उदय सिंह के समय हुआ था। किन के समय? उदय सिंह के समय चित्तौड़ का तीसरा साका 1567 और 67-68 में हुआ था। आक्रमण किया था मुगल बादशाह अकबर द्वारा। ठीक है भाई, और अब बता दूँ थाने के और चित्तौड़ को प्यारा सो दुर्ग है कहीं भाई। ये है अपना चित्तौड़ का प्यारा सा किला और ये है अपना कीर्ति स्तंभ। देखो मैं हर चीज़ें आपको बताता जाऊंगा, साथ साथ में उसके इमेज भी ऐड करके आपको बता दूंगा, क्योंकि देखो एक इमेज अपने दिमाग में बनी होगी ना तो समझ जाएंगे। देखो ये हमने देखा था उस दिन। ठीक है, और ये है अपना कीर्ति स्तंभ। इस कीर्ति स्तंभ के बारे में आगे हम बात भी करेंगे। और ये यहाँ पर भीमतल कुंड बना हुआ। कौन सा कुंड है भाई? भीमतल कुंड। और यहाँ पर ये कालिका माता का मंदिर है। और यहाँ पर ये कुंभश्याम मंदिर बना हुआ। कौन सा भाई? कुंभश्याम मंदिर। आगे बात करें और ये है अपना विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के बारे में अपन बात कर लेते हैं कि विजय स्तंभ मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में 1439 और 40 में भगवान विष्णु के निर्मित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अब देखो यह है अपना विजय स्तंभ। कौन सा भाई? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण 1439-39 में विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा। विजय स्तंभ का निर्माण 1439-40 में महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था, क्योंकि मालवा के महमूद खिलजी को पराजित कर महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। मालवा के महमूद खिलजी को पराजित कर महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कब? 1439 और 40 में। अब हम बात करेंगे कि ये जो विजय स्तंभ है ये बना अपना विजय स्तंभ, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है भाई? विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। ये विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? विष्णु स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु स्तंभ। यदि आप चित्तौड़गढ़ जाओ तो विजय स्तंभ भाई जरूर देख के आ जाना, भूलना मत, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं है। जाओ तो ये जरूर देख के आना। मैं भी देख के आया था, कुछ दिन पहले गया, तो आप भी जरूर देख के आना। देखो ये अपना विजय स्तंभ की बात करें तो ये विजय स्तंभ कितने मंजिला भाई? 9 मंजिला। ये याद रखना कि हर परीक्षा में पूछा जाता है कि विजय स्तंभ कितने मंजिला है, तो ऑप्शन में 6 मंजिला, 7 मंजिला, 8 मंजिला और 9 मंजिला। तो याद रखना है कि विजय स्तंभ कितने मंजिला भाई? 9 मंजिला है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 120 फीट ऊंचा है। और सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? तब क्या बताओगे आप? 1437 में हुआ था। फिर बात करें कि विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश विजय स्तंभ को कहते हैं, या फिर
अजायब अगर भी कहते हैं, यह मूर्ति कला का विश्वकोश या फिर मूर्ति कला का अजायब अगर किसको कहते हैं? विजय स्तंभ को कहते हैं। अब देखो आगे हैं कि इस विजय स्तंभ का डिजाइनकार या फिर शिल्पकार कौन था? तो विजय स्तंभ का शिल्पी जेता, नापा, पोमा और कोस या फिर मूर्ति कला का अजायब अगर किसको कहते हैं? विजय स्तंभ को कहते हैं। और विजय स्तंभ का शिल्पकार बात करें, मतलब इसका डिजाइन किसने बनाया था? तो जेता, नापा, पोमा और पूंजा। ठीक है, जेता, नापा, पोमा और पूंजा आदि का संबंध था विजय स्तंभ से, यानी कि विजय स्तंभ का शिल्पी ये चार थे, जेता, नापा, पोमा और पूंजा। और भारतीय इतिहास में इसको मूर्ति कला का विश्वकोश या फिर मूर्ति कला का अजायब अगर कहते हैं। और ये 9 मंजिला इमारत है और 120 फीट ऊंचा माना जाता है। तो ये आप देख रहे हो कि ये है अपना विजय स्तंभ, 9 मंजिला इमारत है। कितनी भाई? 9 मंजिला इमारत है, 9 मंजिला इमारत है और 120 फीट यहाँ की इसकी ऊंचाई है। ये आपको याद रखनी है। ये देखो भाई, मैं चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ देखने गया था, देखो भाई आप जाओ तो आप भी इसी तरह एक अच्छा सा पिक ले लेना। ठीक है, और विजय स्तंभ के बाद में यहाँ का एक प्रमुख तीर्थ स्थल, उसको हम कहते हैं जैन कीर्ति स्तंभ। कौन सा भाई? जैन कीर्ति स्तंभ। तो समझ गए कि विजय स्तंभ में, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ अलग हैं और कीर्ति स्तंभ अलग हैं। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित हैं और कीर्ति स्तंभ ये जैन धर्म से संबंधित हैं। देखो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण बगीरवाल जैन जीजाक द्वारा 11वीं और 12वीं शताब्दी में करवाया गया था और ये 75 फुट ऊंचा और ये 7 मंजिला है। विजय स्तंभ 120 फीट उसकी ऊंचाई है। विजय स्तंभ में 120 फीट ऊंचाई और 9 मंजिला। और कीर्ति स्तंभ बात करें तो ये जैन धर्म से संबंधित है और इसका निर्माण बगेरवाल जीजाक साहब द्वारा करवाया गया था 10वीं और 12वीं शताब्दी में। और ये 75 फीट ऊंचा है और 7 मंजिला इमारत माना जाता है। ठीक है, और अपन बात करेंगे कि इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में कौन कौन से प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। अपन ने बात कर ली कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो उसमें बात करें तो एक आ जाएगा अपना कुंभश्याम मंदिर, कुंभश्याम मंदिर और अपने मीराबाई का मंदिर, पद्मिनी महल आ जाएगा, फतेह प्रकाश और कुंभा के महल, कुंभश्याम मंदिर, मीरा मंदिर, पद्मिनी महल, फतेह प्रकाश आदि ये भी चित्तौड़गढ़ में स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थल है। फिर आगे बात करेंगे कि चित्तौड़गढ़ में प्रमुख रूप से कितने दरवाजे भाई? 7 दरवाजे हैं। पांडव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल और झोड़ला पोल और राम पोल। ये भाई आपको याद करनी ही पड़ेगी। आपसे पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन सा दरवाजा चित्तौड़गढ़ का नहीं था, तो इसमें से यदि कोई बाहर है तो वो इसमें शामिल नहीं है। पांडव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, जोड़ला पोल, राम पोल आदि ये चित्तौड़गढ़ के प्रमुख दरवाजे थे। ठीक है, अब देखो कि गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर 2 बार आक्रमण किया था। कब भाई? एक तो 1533 में और एक 1535 में। अब देखो आगे कि चित्तौड़ के प्रथम साके में रतन सिंह के सेनापति गोरा व बादल शहीद हुए। तो गोरा और बादल किसके सेनापति थे? रतन सिंह के सेनापति थे जो चित्तौड़ के प्रथम साके में शहीद हुए थे। फिर देखो जयमल और फतेह सिसोदिया, जयमल और फतेह सिसोदिया ये अकबर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। चित्तौड़ के कौन से साके में भाई? तीसरे साके में। चित्तौड़ के तीसरे साके में जयमल और फतेह सिसोदिया अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और गोरा और बादल ये रतन सिंह के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। वहाँ पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था और पद्मिनी ने यहाँ पर जोहर किया था। अब देखो
अपने चित्तौड़गढ़ के बारे में जो इतनी ही जानकारी थी, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ गया होगा। देखो मैंने जितना पढ़ाया है ना, इतनी चीज़ें यदि आप अच्छी तरह से याद कर लोगे ना, तो भी आपके कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो आपके एक भी क्वेश्चन बाहर समथिंग नहीं जाने वाला है। देखो जो पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो, और साथ साथ में नोट्स भाई ज़रूर बनाते जाना, साथ साथ में नोट्स बनाते जाना, और इस क्लास को भी शेयर करते रहना, और नीचे कमेंट करके भी ज़रूर बता देना। ठीक है।